आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एलडीसी की साइंस क्लास की श्रृंखला में आज कार्बन तथा उसके यौगिक पर एक एमसीक्यू टेस्ट आयोजित कर रहे हैं। इस टेस्ट के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी शामिल होंगे और ये टेस्ट अपनी पिछली क्लासों पे आधारित है। तो पिछली क्लासें अगर आपने देख ली है तो इस टेस्ट को पूरा देना, पूरा वीडियो आज का देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ से देखो, आज के इस वीडियो में जो प्रश्न है वो रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित हैं। कार्बनिक यौगिकों के कुछ जैसे एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इस तरह के कार्बनिक यौगिक हैं, उन पर आधारित हैं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। गन्ने के रस सीरा का मुख्य उपयोग क्या है? तो मुख्य उपयोग देखो, जब गन्ने के रस से शर्करा अलग की जाती है और उसके बाद पीछे जो द्रव बचता है उसको सीरा कहते हैं। तो शर्करा का ही ये द्रव होता है, यानी सीरा के अंदर भी शर्करा होती है। अब शर्करा का जब किण्वन किया जाता है, गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन कहलाती है। किण्वन के द्वारा यहाँ पर एथेनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शर्करा से सबसे पहले इन्वर्टेज एंजाइम के माध्यम से शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदला जाता है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदला जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फिर एक अन्य एंजाइम ध्यान में रखेंगे, जाइमेज। तो जाइमेज के द्वारा हम इनको, शर्करा को यहाँ किस में बदल दिया जाएगा? एथेनॉल में बदल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एथेनॉल बन जाता है। तो शर्करा का किण्वन, यानी गन्ने के रस के किण्वन से हम क्या बनाते हैं? एथेनॉल बनाते हैं। और इसमें ये दो एंजाइम भी उपयोगी हैं, इनको भी हम ध्यान में रखें। तो ये एथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। जब हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाएगा तो हाइड्रोकार्बन के दहन को हम दो टाइप से याद रखेंगे। एक तो हाइड्रोकार्बन का होता है पूर्ण दहन, एक तो पूर्ण दहन है, और एक होता है अपूर्ण दहन। जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करवाया जाता है तो CO2 बनती है, साथ में जल भी बनता है। तो ये पूर्ण दहन से CO2 व जल बनता है। जबकि जब अपूर्ण दहन होगा तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CH, इस पूरी श्रृंखला को हम यहाँ लिख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अपने को नाम लिखना है। तो इस श्रृंखला में एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ गया। जब कोई भी श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध साथ में आ जाते हैं तो द्विबंध को मुख्य वरीयता देनी है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, तो 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट। अब डबल बंध का नाम पहले लिखना है। डबल बंध कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इन, फिर उसके बाद में 4 नंबर पर आइन आ रहा है तो 4 आइन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 इन 4 आइन, ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। LDC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी कम होता है। गलनांक होता है 290 केल्विन। 290 केल्विन इसका गलनांक होता है। 290 केल्विन यानी 273 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 290 केल्विन का अर्थ हो गया, 290 केल्विन का अर्थ हो गया 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो गलनांक है वो 17 डिग्री सेल्सियस या 290 केल्विन है। ठंड के दिनों में
ये जम जाता है और बर्फ़ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि यह 290 केल्विन पर जम जाता है और बर्फ़ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिक का चयन करना है। जो यौगिक दिए हुए हैं इसमें बताना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक यौगिक की पहचान के लिए अपने पास एक नियम होता है कि एरोमेटिकता की पहचान कैसे करें। उसके लिए एक होता है हक्कल का नियम। हक्कल का नियम, अब हक्कल का नियम क्या है? देखिए, हक्कल का नियम होता है कि जो भी ये वलय है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन यानी डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर ये इस तरह से होने चाहिए। अब जैसे n की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखते हैं, तो 4 × 0 + 2 बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही हमने अगर n बराबर 1 रख दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 × 1 + 2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से ये n की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती रहेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 डबल बंद दिख रहे हैं, एक पाई बंद इधर है, एक पाई बंद इधर है। एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, डबल बंद आ गया, तो डबल बंद आने से यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 ये हो गए, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये लोन पेयर भी अगर शामिल करें, जो इसके ऊपर माइनस है उसको भी शामिल करें, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि हक्कल के नियमानुसार यहाँ पर ये कंडीशन कहाँ पे आ रही है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, तो ये अपना हक्कल के नियमानुसार क्या हो गया? एरोमेटिक यौगिक हो गया। इसकी एक दूसरी पहचान भी कर सकते हैं कि ये पाई बंद है वो एकांतर क्रम में होने चाहिए, डबल बंद है वो एकांतर क्रम में होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके बाद में एक सिंगल बंद आ रहा है, फिर आगे डबल बंद नहीं आया। यहाँ पर देखें तो ये डबल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, सिंगल बंद, फिर प्लस, तो ये सभी एकांतर क्रम बन गया। तो इसके अनुसार ये अपना बी वाला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक क्या हो सकता है? तो देखिए, ये एलडीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखें, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये वाला एल्कीन है, इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। अब उत्प्रेरक के रूप में यहाँ हम या तो निकल का यूज़ करें या फिर हम पैलेडियम का यूज़ करते हैं, पीडी का यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो एक तो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ कौन से उत्प्रेरक काम में लिए? धात्विक उत्प्रेरक है, निकल या पैलेडियम। तो यहाँ पर ये निकल धातु है वो यहाँ उत्प्रेरक का काम करेगी। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सिरका वास्तव में क्या है? देखिए, सिरका जो है वो एथेनोइक अम्ल का विलयन होता है। जब एथेनोइक अम्ल जो है उसको 2 से 3% का विलयन बनाते हैं तो उसको सिरके के नाम से जानते हैं। सिरके का उपयोग है वो अचार आदि के अंदर उसको परिरक्षित करने में, सुरक्षित रखने में, अचार आदि को, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षक के रूप में। प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का और कार्बन हाइड्रोजन बंधों का अनुपात क्या है? प्रोपेन अगर हम देखें तो प्रोपेन की संरचना इस प्रकार से है और इसमें कार्बन कार्बन
वह कार्बन हाइड्रोजन बंध को बताना है। कार्बन कार्बन बंध कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बंध कितने हैं, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो कार्बन कार्बन में बंध आ रहे हैं 1 और 2, 2 बंध हैं, वो कार्बन कार्बन के बंध हैं, कार्बन कार्बन के बंध 2 हैं। हाइड्रोजन वाले बंध कितने हैं, हाइड्रोजन के बंध देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो 8 है। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 1:4 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन अपना 1:4 यानी ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक प्रतिक्रिया है। जब हम कार्बन का दहन करवाते हैं तो कार्बन के दहन से या कोयले के जलने से, कार्बन के दहन से इसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ये पूछा है कि कौन सा प्रक्रम है, कौन सी प्रतिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का योग हो गया तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर ये हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो गया है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं। एथेनोइक अम्ल ये वाला है, ये एथेनोइक अम्ल है। साथ में कहा है कि एथेनॉल, तो साथ में ये एथेनॉल मिला दिया और इसकी अभिक्रिया करवा दी अपने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जो यहाँ पर एक उत्प्रेरक व निर्जलीकारक दोनों का काम कर रहा है। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में आगे क्या बनता है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ से जल का अणु निकल जाता है और जल के अणु के निकलने से यौगिक क्या बनेगा, CH3 ये वाला, फिर CO और फिर उसके बाद OC2H5 साथ में बन जाता है जल का अणु। तो ये यहाँ पर यौगिक बना और ये यौगिक क्या कहलाता है, ये यौगिक है एस्टर। एस्टर बनने की अभिक्रिया है। तो एस्टर बनने की अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर पूछा गया है कि उत्पाद क्या बनता है, तो ये एस्टर बनता है और इस अभिक्रिया का नाम जो है वो एस्टरीकरण है। नेक्स्ट, प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है वो यहाँ पर C3H8 होता है, C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें होते हैं, तो इस सूत्र में क्या है वो देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है वो इस प्रकार से C3H8 होगा, इस प्रकार। अब इसमें अपने से पूछा है कि कितने यहाँ पर सिग्मा बंध है या किस तरह के सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। तो ये सभी बंध जो हैं वो सहसंयोजक बंध हैं। गिन लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सभी सहसंयोजक बंध कितने हो गए, यहाँ पर 10 हो गए। तो 10 सहसंयोजक बंध हैं। तो यहाँ हम सही उत्तर अपना बी हो जाएगा, 10 सहसंयोजक बंध की उपस्थिति इसमें होती है। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। देखो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल है, तो ये एथेनोइक अम्ल जो है वो ये इस प्रकार की संरचना वाला होता है। इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या क्या बनने वाला है, यहाँ एक तो ये सोडियम लवण बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, साथ में यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, साथ में जल का अणु बन जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस निकल रही है तो अपना सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन होगा। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समभाव संभव है, LDC 2018 का क्वेश्चन है। तो पेंटेन की संरचना देखें, ये पेंटेन की संरचना में 5 कार्बन है,
ये पेंटेन की संरचना में 5 कार्बन है, तो एक संरचना तो ये बन सकती है। दूसरी संरचना ये बन सकती है कि मुख्य श्रृंखला को हम एक कार्बन कम वाला बनाते हुए ये संरचना बना दें और यहाँ पर एक कार्बन साइड में लगा दें, तो ये संरचना इसकी बन सकती है। तीसरी संरचना बन सकती है कि मुख्य श्रृंखला को 3 कार्बन का बना दें और 2 कार्बन ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा दें, तो इसमें 3 संरचनात्मक समावेशी बन सकते हैं। तो अपना सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, जिसमें 3 संरचनात्मक समावेशी बनेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में सही है? ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये जल में बिल्कुल भी नहीं घुलते, ये खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं, ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को पूछा है कि ये कौन से अम्ल हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं, ये बात सही है, प्रबल अम्ल नहीं होते। लेकिन ये कथन अपना सही आएगा सी वाला, ये खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति खनिज अम्ल जैसे H2SO4 HCl इनसे कम होती है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि वे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो शाखा और वलय संरचनाओं में व्यवस्थित होती है। ठीक है ये बात। अगला देखिए, वे विद्युत के अच्छे संवाहक या चालक होते नहीं होते, विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं नहीं होते, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च भी नहीं होते। वे सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, हाँ ये बात सही है। तो यहाँ पर अपने जो सही ऑप्शन कौन कौन से आ गए, एक तो ए आ गया, एक डी आ गया, तो ए और डी सही ऑप्शन है। तो ए और डी जो है वो अपना कहाँ पर है, ए और डी जो देखना है ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस टेस्ट में हमने जितने क्वेश्चन थे उनकी चर्चा की है। इन क्वेश्चनों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।